सुबह 5 बजे सुभाष टिकट लेने के बाद भागता हुआ ट्रेन में चढ़ा। आज 2 साल बाद वह गरिमा से मिलने जा रहा था। वह आखिरी बार उससे मिलकर ये जान लेना चाहता था कि अब वह उससे बात क्यों नहीं करती। 2 महीने से उसका मोबाइल बंद क्यों आ रहा है। गरिमा और सुभाष ने एक ही कॉलेज में बीएड की पढ़ाई पूरी की थी। दोनों 2 साल तक साथ रहे थे। वह उसकी सादगी पर मर मिटा था। महीनों पीछे पड़े रहने के बाद गरिमा ने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया था। दोनों एक ही जाति से थे, इसलिए शादी में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। वह बहुत कम बोला करती थी। अपने परिवार के बारे में तो वह बात भी नहीं करती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी उदासी छाई रहती थी। सुभाष को उसकी उदासी बहुत अखरती थी। जब वह उसकी उदासी का कारण पूछता तब वह थोड़ा सा मुस्कुराकर कहती थी, उदास कहाँ रहती हूँ, मेरा तो चेहरा ही ऐसा है। मगर सुभाष जानता था कि कुछ तो ऐसा है जो उसे हंसने नहीं देता। 2 साल पहले उन दोनों की बीएड पूरी हो गई थी। दोनों अपने अपने घर लौट गए थे, मगर उसके बाद भी दोनों की बातें हो जाती थी। गरिमा के पास स्मार्टफोन नहीं था, इसलिए वह सोशल मीडिया से दूर ही रहती थी। कीपैड वाला छोटा सा फोन रखती थी जो सिर्फ फोन कॉल के ही काम आता था। सुभाष ने बहुत बार उससे पूछा था कि तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है, मगर हर बार वह बात को घुमा फिरा कर टाल जाती थी। पिछले 2 महीनों से गरिमा का मोबाइल बंद था। वह उससे बात करना चाहता था, नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। यह देखकर वह झुंझुला गया था। उसका हाल चाल जानना चाहता था, मगर मोबाइल नंबर के अलावा उसके पास और कोई सोर्स नहीं था जिससे वह गरिमा की खबर पा सके। ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। सुभाष अपनी सीट पर लेटा हुआ गरिमा की यादों में खोया हुआ था। एक दिन वह बोली थी, जरूरी नहीं हम दोनों की शादी हो जाए, अगर ऐसा नहीं हुआ तब भी हम हमेशा दोस्त रहेंगे। तब वह बोला था, ऐसा मत बोलो यार, मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर गरिमा की उदासी और भी गहरी हो गई थी। वह बोली थी, दिल के रिश्ते जुड़े रहने के कारण शादी जरूरी नहीं होती। दूर रहकर एक दूसरे को महसूस करना भी जिंदगी है। वह तड़प कर बोला था, मगर हम साथ क्यों नहीं होंगे, हमारी कास्ट एक है। हम दोनों भविष्य में टीचर बनेंगे, एक गरिमामय ओहदे पर रहेंगे। गंभीर बातों के बीच वह चुप हो जाया करती थी। गरिमा की यही बातें उसके समझ में नहीं आती थी, मगर आज वह उससे सारी बातें करने के लिए ही जा रहा था। आज वह गरिमा को पूरी तरह जान लेना चाहता था। 3 घंटे के सफ़र के बाद सुबह 7 बजे वह मंजिल पर पहुंच गया। वह उसके शहर में पहली बार आया था। गरिमा ने तो उसे अपना एड्रेस भी नहीं दिया था, मगर सुभाष ने उसके डॉक्यूमेंट से चुपके से चुरा लिया था ताकि कभी भविष्य में एड्रेस उसके काम आ जाए। ऑटो से जब वह उस एड्रेस पर पहुंचा तो देखा मकान को ताला लगा हुआ था। वह काफ़ी देर तक मकान के सामने खड़ा होकर उसके दरवाजे को घूरता रहा। फिर रास्ते में जाती एक औरत से पूछा, आंटी गरिमा यहीं रहती है क्या? औरत उसके पास आकर बोली, हाँ यहीं रहती है बेटा, मगर तुम कौन हो? वह बोला, मैं उसका दोस्त हूँ, हम दोनों ने साथ में टीचर बनने की ट्रेनिंग की है। वह औरत रहस्यमयी हंसी हंसते हुए बोली, दोस्त ही हो? औरत का चेहरा देखकर वह सकपका गया। बोला, हाँ आंटी दोस्त ही हूँ, बताइए ना गरिमा और उसका परिवार कहाँ गया? औरत फिर से रहस्यमय मुस्कान के साथ बोली, दोस्त हो फिर भी उसके बारे में कुछ नहीं जानते? सुभाष बोला, ज़्यादा नहीं जानता, आप ही बता दीजिए ना। औरत बोली, उसके परिवार में और कोई नहीं था, सिर्फ उसकी माँ थी जो 2 महीने पहले मर गई। अचानक ये जानकारी पाकर सुभाष सदमे में आ गया। वह सोचने लगा कि शायद इसलिए उसने मोबाइल बंद कर दिया था। बहुत दुखी और परेशान होगी। फिर उसे ख्याल आया कि अब वह इस दुनिया में अकेली है, बिल्कुल तन्हा। उसे गरिमा की चिंता होने लगी। वह बोला, अब गरिमा कहाँ है आंटी? औरत बोली, पता नहीं कहाँ है, घंटे भर पहले तो यहीं थी, शायद माँ की अस्थियां बहाने हरिद्वार चली गई हो, क्योंकि 2 महीनों से अस्थियां उसने घर पर ही रख रखी थी।
वह बोला, उसके साथ भी कोई गया होगा, मुझे उस आदमी के फ़ोन नंबर चाहिए आंटी। औरत बोली, वह अकेली ही गई होगी, मोहल्ले का कोई भी आदमी इनके घर नहीं आता था। उसकी माँ को कंधा देने के लिए भी कुछ ही लोग इकट्ठे हुए थे। गरिमा उसके लिए पहेली बनती जा रही थी। वह बोला, ऐसा क्यों था, लोग उनके घर क्यों नहीं आते थे। औरत गुस्से में बोली, क्योंकि उसकी माँ धंधा करती थी जिस्म बेचती थी। इतना सुनते ही सुभाष को ऐसा लगा जैसे वह किसी पहाड़ से गिर पड़ा हो। वह धीरे से बोला, मगर गरिमा ऐसी बिल्कुल नहीं है, वह एक पवित्र लड़की है, किसी लड़के की परछाई भी अपने पास नहीं पड़ने देती, 2 फुट दूर से बात करती है। औरत बोली, भगवान झूठ ना बुलाए, मैंने भी गरिमा के बारे में कुछ बुरा नहीं सुना, मगर लोग तो बातें बनाते हैं बेटा, कहते हैं जैसी माँ वैसी ही बेटी। वह गरिमा के घर के सामने की सीढ़ियों पर बैठ गया, फिर बोला, आंटी थोड़ा टाइम है तो पूरी कहानी बता दो ना, गरिमा की माँ को ये धंधा क्यों करना पड़ा, गरिमा के पापा कौन थे, अब वह कहाँ है। औरत पूरी तरह बातूनी थी, इसलिए वह भी बैठ गई, फिर बोली, गरिमा की माँ मेरे सामने ही इस घर में शादी करके आई थी। वह बहुत सुंदर थी, इसलिए हम सब महिलाओं को उससे जलन होती थी, मगर जब गरिमा 8 महीने की थी तब उसके पिता का देहांत हो गया। शादी को 2 साल भी नहीं हुए थे कि पति एक सड़क हादसे में भगवान को प्यारा हो गया था। गरिमा की माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, उसके पीहर पक्ष में भी कोई आसरा देने वाला नहीं था, इसलिए 8 महीने की बच्ची को लेकर वह मजदूरी करने लगी। फिर मजदूरी करते करते पता नहीं कैसे वह मुंबई पहुंच गई। 5 साल बाद जब वह यहां आई तो उसके पास खूब पैसे थे। उसने बच्ची को हॉस्टल में डाल दिया और यहाँ इस घर में ये आलीशान मकान बनवाया। उसके बाद जब भी वह यहाँ आती थी उसके साथ कोई ना कोई अमीर आदमी होता था। धीरे धीरे सबको पता चल गया वह बड़े लोगों को अपना शरीर बेचती थी, इसलिए मोहल्ले के लोगों ने इसका विरोध किया। उसके बाद उसने यहाँ घर में पराए मर्दों को लाना बंद कर दिया था। धीरे धीरे वक्त गुजरा, गरिमा बड़ी हो रही थी, मगर बच्ची को माँ का साथ कम ही मिलता था। वह छुट्टियों में माँ के साथ रहती थी। उसकी बाकी की जिंदगी हॉस्टल में ही गुजरी है। फिर 3 साल पहले गरिमा की माँ हमेशा के लिए यहाँ आकर रहने लगी थी। बाद में पता चला उसे कोई बड़ी बीमारी हो गई थी, शायद अड़ोस नाम था इस बीमारी का। सुभाष बीच में बोल पड़ा, एड्स होगा बीमारी का नाम। वह जल्दबाजी में बोला, हाँ एड्स ही होगा, बड़ी बुरी बीमारी है बेटा, जिसको हो जाती है वह बचता नहीं, इसका कोई इलाज भी नहीं है। सुभाष को अब सब कुछ आईने की तरह साफ नजर आने लगा था। वह समझ गया था गरिमा उदास क्यों रहती थी, क्यों शादी के नाम पर वह डर जाया करती थी, क्यों वह अपने परिवार के बारे में बताने से घबराती थी। उसे कभी प्यार मिला ही नहीं था, सारी जिंदगी हॉस्टल में गुजरी थी। औरत आगे बोली, गरिमा की माँ की बीमारी बढ़ती ही गई। 3 साल पहले जब वह यहाँ रहने लगी तब तक बहुत सुंदर थी, मगर 2 महीने पहले जब मरी तब हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी। वह उत्सुकता से बोला, क्या गरिमा को माँ के बारे में सब पता था। औरत धीरे से बोली, जवान और पढ़ी लिखी लड़की है गरिमा, मोहल्ले वालों के बर्ताव से सब जान गई थी। सुभाष बोला, आंटी इतना सब बताया, अब एक बात और बता दो, गरिमा अब कहाँ है। वह बोली, अभी 1 घंटे पहले हरिद्वार की बस में बैठी है। पक्की खबर है बेटा, मेरे से मोहल्ले की कोई खबर छुपी नहीं रहती। वह बोला, मैं गरिमा से प्यार करता हूँ आंटी, मैंने सरकारी टीचर बनने की परीक्षा दे रखी है। कुछ महीने बाद मैं हर हाल में सरकारी नौकरी में लग जाऊंगा और गरिमा से शादी करूंगा, उसके सारे दुख दर्द ले लूंगा। वह मेरी जिंदगी है, मैं भी हरिद्वार जा रहा हूँ, कह देना पूरे मोहल्ले वाले को, पूरे बैंड बाजे से यहीं से ब्याह कर ले जाऊंगा, मुझे उसके अतीत से कोई मतलब नहीं। इतना कहकर सुभाष वहाँ से चल पड़ा। बस स्टैंड पहुँचने के बाद उसने गाड़ी किराए पर ली और ड्राइवर से बोला, भाई 1 घंटे से पहले यहाँ से एक बस हरिद्वार को गई है,
बस 10 घंटे में हरिद्वार पहुंचेगी। तुम मुझे उससे पहले वहां पहुंचा दो। ड्राइवर बोला, पहुंचा दूंगा साहब। अब सुभाष फिर से एक सफर पर निकल पड़ा था। इस बार वह दृढ़ निश्चय के साथ निकला था कि वह गरिमा को विश्वास दिलाएगा और कहेगा, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे दुख के दिन अब खत्म हुए, आओ अपनी दुनिया बसाएं। ड्राइवर ने अपना वादा निभाया और 9 घंटे में ही उसे हरिद्वार पहुंचा दिया। वह सीधा हरिद्वार की पौड़ी पहुंचा। फिर उसने गाड़ी ड्राइवर को गरिमा की फोटो दिखाई और दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगे। गरिमा को ढूंढते हुए उन्हें 2 घंटे हो गए थे। दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढ रहे थे। सुभाष का सब्र जवाब देने लगा था, क्योंकि शाम हो गई थी। कुछ देर बाद अंधेरा होने वाला था। वह भीड़ में कहीं नजर नहीं आई थी। वह थक कर भीड़ से दूर थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि एक लड़की नदी के उस पार अकेली बैठी डूबते हुए सूरज को देख रही थी। अचानक उसे लगा वह गरिमा ही है। वह पागलों की तरह उसे भीड़ में खोज रहा था, जबकि वह तो लोगों से दूर एकांत में बैठी थी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे याद आया, गरिमा को अकेलापन बहुत पसंद था। वह घंटों तन्हा बैठकर सोचा ही तो करती थी। तन्हा, हाँ, उसकी पूरी जिंदगी तन्हाई में तो गुजरी थी। वह दुनिया की भीड़ में बिल्कुल तन्हा थी। रिश्ते के नाम पर एक माँ थी, अब वह भी चल बसी थी। वह जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। वह खोई खोई सी उदास आंखों से दूर क्षितिज में डूबते सूरज को निहार रही थी। जैसे ही उसकी नज़र सुभाष पर पड़ी, वह उठकर खड़ी हो गई और उसके मुंह से निकला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्हारी परछाई बनने की कोशिश कर रहा हूँ। वह डूबते हुए सूरज को देखकर बोली, उधर देखो, वह डूब रहा है। उसके बाद परछाइयों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। मैं भी एक डूबता हुआ सूरज हूँ। मेरा पीछा मत करो, मैं इस दुनिया से नहीं हूँ। वह तड़प कर बोला, तुम चाहे किसी भी दुनिया से हो, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वह उदासी में भी मुस्कुराते हुए बोली, पागल हो, जब मेरी दुनिया के बारे में जानोगे तो मुझसे नफरत करने लगोगे। जैसे सारी दुनिया मुझसे नफरत करती है, वैसे ही तुम भी करोगे। वह बोला, हमेशा के लिए तेरी परछाई बनने आया हूँ। तुम्हें तुम्हारे अतीत से बाहर निकाल कर वर्तमान में लाऊंगा। तुम सारे कड़वे अनुभव भूल जाओगी। मेरा यकीन करो प्लीज। वह फीकी सी हंसते हुए बोली, नहीं, अब मुझे किसी पर यकीन नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, कहकर चलने लगी। वह उसके पीछे चलता हुआ बोला, प्यार किया है तुमसे, कहीं नहीं जाऊँगा। अब तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम जहाँ भी जाएगी मैं तुम्हारे पीछे खड़ा मिलूँगा। लड़खड़ाओगी तो मेरे हाथ तुम्हें थामने के लिए तैयार मिलेंगे। सुभाष का इतना कहना था कि वह घाट पर पड़े एक पत्थर से उलझकर सचमुच लड़खड़ा गई। अभी गिरने ही वाली थी कि अचानक सुभाष ने उसे दोनों हाथों से थाम लिया। ये पहली बार था जब उसने उसे छुआ था, वरना वह कभी उसका हाथ पकड़कर भी नहीं चली थी। वह झटके से खुद को छुड़ाकर दूर खड़ी हो गई। फिर गुस्से में बोली, पागल हो गए हो क्या? कहा था ना मुझसे दूर रहो। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, इसलिए मुझे भूल जाओ। वह फिर से उसके करीब आया और बोला, इधर मेरी आंखों में देखो, इनमें तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत के अलावा तुम्हें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तुम बुरी लड़की नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो। मेरे लिए तुम गंगा मैया से भी ज़्यादा पवित्र हो। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है यार। 2 महीने से तुम्हारा एक लफ्ज सुनने के लिए तरस गया था, इसलिए तुम्हारे पीछे यहाँ दौड़ा आया हूँ। एक तुम हो जिसने मुझे कभी दिल से भी अपना माना ही नहीं, वरना खुशी में ना सही, अपने गमों में तो जरूर शामिल करती। वह दूर हटते हुए बोली, तुम मेरे घर से होकर आ रहे हो ना, तुम्हें मेरी माँ की हर सच्चाई का पता चल चुका होगा। एक तुम्ही से तो सब कुछ छुपाना था, अब तुम्हें भी सब पता चल गया। अब तुम भी मुझसे नफरत करोगे, मैं जानती हूँ। मेरी किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं है। कहते हुए वह रोने लगी। सुभाष ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर घुटने के बल बैठता हुआ बोला, हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूँ।
मगर ये सब जानकर मुझे तुमसे नफरत नहीं हुई, बल्कि और भी ज़्यादा तुम पर प्यार आ रहा है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारा दामन खुशियों से भर दूंगा। तुम्हारी आंख से कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हारा अतीत कैसा भी रहा हो, मगर तुम उसमें गुनहगार नहीं हो, बल्कि तुमने तो बेवजह लोगों का तिरस्कार सहा है। वह सुबकते हुए कातर दृष्टि से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं बुरी ना होती तो लोग हमारे घर आने से क्यों कतराते। माँ आंगन में मरी पड़ी थी, मैं अकेली उसके पास बैठी रो रही थी। लोग बाहर से झांक कर जा रहे थे, कोई हमारे घर नहीं आया। फिर घंटों बाद 8-10 लोग आए, माँ को एक गाड़ी में डाला और शमशान ले गए, फिर चिता के हवाले करके चुपचाप चले गए। मैं फिर से वहाँ अकेली खड़ी रह गई। माँ को अंतिम समय में अर्थी भी नसीब नहीं हुई थी। वह बोला, मैं था ना, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। वह डरते हुए बोली, मैं डर गई थी, मैं नहीं चाहती थी तुम भी लोगों की तरह मुझसे नफरत करो। एक तुम ही तो थे जो मुझसे प्यार करते थे, तुम ही से तो सब कुछ छुपाना था। बाकी दुनिया नफरत करे, कोई शिकवा नहीं था। सुभाष खड़ा हो गया, फिर उसके मासूम चेहरे को देखता हुआ बोला, इतना भी भरोसा नहीं था क्या। अपने प्यार पर एक इशारा कर देती, मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ जाता। गरिमा का डर जाता रहा, दिल को तसल्ली हो गई थी कि जिससे छुपा रही थी वह तो उसका सब कुछ था। उससे छुपाना जरूरी नहीं था, उसे तो बताना जरूरी था। अब शंका के बादल छट चुके थे। उसने प्यार भरी आंखों से सुभाष को देखा, फिर सुबकते हुए झटके से उसके गले से लग गई। वह पहली बार उसके गले लगी थी। सुभाष ने झट से उसे बाहों में कस लिया। तभी तेज हवा के साथ गंगा मैया में उठ रही एक लहर घाट से टकराई और उसकी बौछारें दोनों को भिगो गई। ऐसे लग रहा हो जैसे गंगा मैया ने भी उन्हें हमेशा के लिए एक होने की स्वीकृति दे दी हो। जब वह वापस लौट रहे थे तो वह गाड़ी में बैठते ही सो गई थी। उसका सिर सुभाष के कंधे पर था। ऐसे लग रहा था जैसे सदियों बाद आज पहली बार वह सुख की नींद सोई हो। सुभाष ने गौर से उसके चेहरे को देखा, वह नींद में भी मुस्कुरा रही थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।